जुलाई के महीने से कुछ नए कानून, कुछ नए नियम लागू होने वाले थे। कुछ नए जो धाराएं हैं उनमें किस तरह का संशोधन है, और जहां तक बताया जा रहा है कि मुस्लिम और दलितों के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह भी है। इसको लेकर ओवैसी साहब ने बयान दिया है। और किस तरह से आप इस कानून को देखते हैं, किसको ज्यादा नुकसान है, क्या लगता है? इसमें नुकसान देखिए किसी को है नहीं, नुकसान तो मैं नहीं मानता हूँ किसी को है। इसमें एक प्रारूप तैयार किया गया है, प्रारूप के अंदर इसको डाला गया है, पर इसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि इंसान मैकलॉड ने 1860 में बनाए और इंसान इंडियन पेनल कोड आईपीसी के नाम से चलता आया, सीआरपीसी के नाम से चलता आया, तो इस चीज की जरूरत नहीं थी। इसमें आप अपडेट कर सकते थे। अपडेट का मतलब होता है कि मॉडर्न टाइम, मॉडर्न आधुनिक युग आता है, तो आधुनिक के हिसाब से क्राइम भी आधुनिक होते हैं, तो उस आधुनिक के तहत पे कुछ चीजें आप बढ़ा सकते थे। इसमें कुछ जो धाराएं होती है, जो आर्टिकल 2.3 किसी तरह से बदलाव आया है। 2. नहीं, धाराएं में बदलाव क्या है कि कुछ धाराएं ऐसी थी पहले, जैसे हत्या थी, वो हत्या इस नए कानून में 100 के अंतर्गत आ गई, तो इसी तरह ऊपर नीचे हुआ है। अब कुछ चीजों के एडिशन किया गया है, ठीक है, जिसमें एक ट्रक का विवाद था, काफी चर्चित चला, तो सरकार ने बोला इसको हम समझेंगे। पर मेरा मानना यह है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इसके खिलाफ लोग वकील भी धरना दे रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी ने भी विरोध का जताया है। तो वही बोला ना कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए विरोध जता रहे हैं, क्योंकि इसको वकीलों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। वकील तो जिंदगी पूरी लगा दी है अपनी कानून में ही, लेकिन दिक्कत यह है कि चीजों को अच्छे तरीके से वकील के साथ साथ जो आम नागरिक समझे। कानून सिर्फ वकील के लिए नहीं होता है, कानून जब कोई लागू होता है वो आम नागरिकों के लिए भी होता है। आम नागरिक जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं 420 आदमी है, मतलब धोखाधड़ी करने वाला आदमी है, 420 करता है, लेकिन अब वो 420 कहीं और आ गई। तो आम आदमी की नजर में हत्या 302, रेप 376 था पहले, लूट 392 था, डकैती 395 थी। तो ये माइंड में लोगों को, तो अब नई चीजें माइंड में आ जाएगी, बट इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब सरकार ने लाया है, सरकार की कोई मंशा होगी लाने की। सरकार चाहती है कि हम इंडिया को, सरकार का देखिए मुख्य बिंदु क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया। तो सरकार ने देखा है कि जो किताबें बनाई गई थी वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी, हमने इसको चयनित किया और 2023 में कानून है, 1 जुलाई 2024 में इसको लागू करवा दिया। ऐसे में देखा जाए तो महमूद प्राचा जी ने भी कहा था कि लोकसभा जो चुनाव हुआ उससे पहले ये तमाम चीजें थी, इसमें 13 से अधिक सांसद की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। क्या लगता है ये तमाम चीजें किस तरह से ये कानून वापस पास हुआ है? देखिए है क्या कि सदस्यता निरस्त कर दी गई। देखिए ये सरकार, पार्लियामेंट का मुद्दा था, किस वजह से निरस्त की। अगर आपकी निरस्त की तो आपने क्यों नहीं धरना दिया, आपने इसका अड़चन डाला होता। आपकी सदस्यता निरस्त हुई तो इसकी कोई वजह होगी, वोटिंग पॉइंट होगा। और ये अहम मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप कोई भी कानून बनाते हैं उसमें जनता का क्या हित है। हम कोई नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जनता को हित को रखते हुए ही बनाते हैं। अगर लगता है कि ये जनता के हित में नहीं था तो जनता को इनकलाब लाना चाहिए। हमें कोई कानून नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ना। यहाँ पे कुछ वकील ऐसे हैं जो किताबें तो बांटे हैं, आज उसके खिलाफ खड़े हो गए। जब आपको जो चीज पसंद ही नहीं तो क्यों बांटेंगे? आप उसमें प्रश्न लगाते कि देखिए ये धाराएं जो सही नहीं है, वो चीज बताते अधिवक्ताओं को। किताब बांट के सबके पास पहुंचा भी रहे हैं, और गवर्नमेंट की नजर में डेटा ये जाएगा कि बहुत सारी किताब पब्लिकेशन हो रही है और सारे लोगों के पास जा रही है। इसका मतलब है कि पूरे समाज को दिक्कत नहीं है, दिक्कत चंद लोगों को है। तो ऐसे साहब ने क्यों ऐसा कहा कि मुस्लिम और दलित को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा? वो वैसे साहब जाने, मेरे हिसाब से तो को नुकसान और दिक्कत कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मतलब बदलाव जो हुआ है, अब जो नए जैसे अपराध होते हैं तो उस पर किस तरह के धाराएं लगेंगी? आधुनिक बदलाव हुआ है, आधुनिक चीज है। इसमें सारी चीजें आपको इस किताबों में अलग अलग चीजें बताई गई थी। पहले जैसे कि हम लोगों में था आईपीसी, अब इसमें डाल दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी थी। उसी तरीके से इसमें हर चीज को भारतीय न्याय संहिता 2023 डाल दिया गया। अब इसी में अब
जैसे कि हम एविडेंस पढ़ते थे, अब एविडेंस को साक्ष्य, जिसको साक्ष्य अधिनियम कहते थे, उसको भी चेंज किया गया, उसमें भी एक नया चीज डाला गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मतलब कि बस भारत को प्रदर्शित किया गया, बस ये था। और सब वही चीजें आगे ऊपर नीचे चीजें, कुछ चीज को थोड़ा कुछ चीजों को बढ़ाया गया, कुछ चीजों को बढ़ाया गया। और आधुनिक टाइम में देखिए, आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो खुल के करते हैं, खुल के करिए, और जब विरोध नहीं करते हैं तो किताबें बांटने की कोई जरूरत तो नहीं। कहीं ना कहीं जो संविधान बदलने की बात थी उसमें ये सक्सेस हो चुके हैं क्या? मुझे देखिए, मैं 2 फंडा बताता हूँ आपको। संविधान नहीं बदल सकते, कोई भी रहेगा, ये लोगों के मन में मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई है, ठीक है। जो इंडिया अलायंस थी, इंडिया अलायंस ने एक पिच तैयार की। जैसे एक पार्टी थी वो 400 पार, उसने ये नहीं सोचा कि 400 पार क्यों, उसके कारण कोई होता है। जैसे उनका स्लोगन था 2014 में, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह जब उन्होंने 2014 का एक लाइन दिया, लेकिन 400 पार क्यों, तो उसमें जो विपक्ष था वो पकड़ लिया कि संविधान को बदल देंगे, क्योंकि उनके जो सांसद थे कुछ बड़बोलापन कर देते थे कि हमारी सत्ता आएगी तो हम संविधान को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आर्टिकल 368 है तो संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को संशोधन नहीं कर सकता है, ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो संविधान का बदलाव नहीं होता, ये विपक्ष के द्वारा एक पिच तैयार की गई थी इंडिया अलायंस के द्वारा, और जिसमें बीजेपी थोड़ा फंस गई मुझे लगता है। हाँ, 400 पार का नारा लगा के बीजेपी फंस गई उसमें। ऐसे में बीजेपी तो इस बार सुप्रीम कोर्ट से एक नया आदेश आया है कि तो जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको 10,000 तक भत्ता दिया जाएगा। देखिए, एक सीआरपीसी है 125 के तहत इसमें जजमेंट आया, और जजमेंट में ये बताया गया कि जो महिलाएं तलाकशुदा हो जाती हैं, क्योंकि मुस्लिम शरीयत के हिसाब से अगर हम हदीस और कुरान की रोशनी में देखें तो सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमा दिया है कि मर्द चाहे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियां कर सकता है। अगर वो इंसाफ कर सकता है सब में, तब वो शादियां करे, नहीं तो एक पे आमादा हो जाए, ठीक है। अल्लाह ने बहुत अच्छा कानून दिया, दोनों को बराबर का दर्जा देना है। दोनों को बेशक बराबर, लेकिन ये जो मर्द एक कौम है ना, वो तो इंसाफ की बातें सिर्फ मुंह से कहता है और रियल में इंसाफ नहीं करता। क्योंकि आज देखिए जितने भी केसेस पड़े हुए हैं, भाई भाई के प्रॉपर्टी को लेके, भाई बहन के हिस्से को लेके, यहाँ तो भाई आदमी और औरत का हिसाब है। तो इसमें तो गलती तो मुसलमान और इंसान की है। अल्लाह ने तो आपको कानून दिया था, आप उसका पालन करते हैं, अगर आप पालन नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो। अल्लाह ने बहुत अच्छी कीमती किताब दी, हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान को पालन करना चाहिए उस किताब के हिसाब से। तो सरकार ने ये देखा कि आप तो दोषी शादी कर लेते हो, जो अगर कोर्ट ने ये देखा तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो तलाकशुदा है तो आप उसको भत्ता दीजिए, ठीक है, अच्छा है डिसीजन उनके हिसाब से। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उनकी जब अलगागुजारी हो जाती है तो मुसलमान में एक अच्छी चीज थी, अगर भाई अपने बहन को हिस्सा दे देता जितना उसका बनता है, वो फिर वो कहीं निकाह करे, जो भी करे। क्योंकि मुसलमान में ऐसा नहीं कि अगर आपकी इद्दत खत्म होती है अब यही दूसरा निकाह करिए, बिल्कुल करिए, आप स्वतंत्र हैं। अल्लाह ने कानून सबके लिए बनाया, सबके हुकूक के लिए बनाया है। अल्लाह ने महिलाओं को बहुत आला दर्जा दिया, औरतों को। और रही बात तो कुछ इंसानों की गलतियों की वजह से सारे मुसलमान उसका भुगतान भुगत रहे हैं। कहने की मर्दों के साथ ये गलत है जो भत्ता जो कोर्ट से फैसला आया मर्दों के लिए? नहीं, मर्दों के साथ कोई गलत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ मर्दों के साथ गलत क्या, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, अगर किसी को छोड़ा जाए और वो तलाकशुदा होकर घर बैठे और मर्द दूसरी शादी करके अपना परिवार चलाए, उस औरत की शादी नहीं हो रही है तो वो औरत कहाँ जाएगी? ना उसका भाई उसको हिस्सा दे रहा है ठीक शरीयत से, तो वो औरत कहाँ जाएगी भाई? उस औरत का भी तो हक बनेगा कि औरत किसी की गुलाम, जब मन किया शादी किया, जब मन किया तलाक 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 छोड़ दिया, उसका हिसाब कौन करेगा भाई? तो इस टाइप से नहीं चलेगा। आप अगर शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो ये नौबत आज नहीं आती। आज ट्रिपल तलाक खत्म सरकार कहती है कि झुंझुना बजाती, तालियां बजाती है, मुसलमान की कहीं ना कहीं कमी थी, तभी तो हुआ। तो कहने की सरकार की पॉलिसी है, सरकार पॉलिसी इसलिए करती है, सरकार विभाजन करना चाहती है, वोटों को पोलराइज करना चाहती है। सरकार तो हमेशा चाहती है, सरकार तो अपना बेनिफिट देखेगी कि हम महिलाओं के हक की बात करते हैं, मुसलमानों की महिलाओं के हक की बात करते हैं, हमारा वोट मिले। लेकिन मेरा कहना है कि इस पे हमारे बहुत सारे आलिम बहुत अच्छे लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें
मुसलमानों के साथ घटित हो रही है और वो लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम मुसलमानों को बदलना पड़ेगा। हम मुसलमान जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इस्लाम बुलंदी पे नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की भावनाओं के साथ सीधे तौर पे मुसलमानों की भावनाओं के साथ सरकार को तो पॉलिटिक्स करनी है, वो करेगी, लेकिन मुसलमान को अपनी कौम को, अपने ईमान को, अपनी सारी चीजों को बचाना है। सरकार आपके साथ जाती करती है, वो कुछ पल के लिए जाती है, लेकिन आप जो गलत करते हो क्या अल्लाह उसको माफ कर देगा? मर के कहाँ जाना है यार? 50 60 साल 70 साल यहाँ जियोगे, उसके बाद कहाँ जाना है? पूरी जिंदगी तो हम लोग को, हमारा तो ईमान ही यही पे है, ये हमारी दुनिया, इसके बाद तो हमारी आखिरी दुनिया वही है जहां हमको मर के ही रहना है हमेशा के लिए। एक पर्दा है बस, इस पार से उस पार, उस पर्दे में चले जाओगे तो जब अल्लाह साहब कहता है कि हश्र के मैदान पे हम लोग अमाल तौले जाएंगे, जो ज्यादा अमल रहेगा वो जन्नती है, जो जितना अमल उसका घटा रहेगा वो जहन्नमी है, उसी हिसाब से अल्लाह देखेगा। तो मेरा कहना है कि मुसलमान क्यों नहीं अपने आप को सही करता है? हम सही रहेंगे तो सब चीज सही रहेगा। सीधे तौर हम आखिरी बात पर आते हैं कि ये सही है जो कोर्ट का आदेश है, बत्ता सही है। देखिए, मैं इसको सही भी मानता हूँ, नहीं भी मानता हूँ। मुसलमानों के अंदर कमियां थी तो कोर्ट के हिसाब से सही था, मैं मानता हूँ। अगर मुसलमान उस कमियों को सुधार ले तो फिर सरकार उसमें राजनीति करी तो वो गलत है। मुसलमान सुधारना पड़ेगा। बेशक मुसलमान अपने आप को सुधारे, हर चीज में सुधारे, करी तो वो गलत है। मुसलमान सुधारना पड़ेगा। बेशक मुसलमान अपने आप को सुधारे, हर चीज में सुधारे। समस्याएं मुसलमानों की आज है, मंदी की हालात है, सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो मुसलमान अपने आप को ही सुधारे हर चीज में। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ पार्षद महोदय जुड़े थे और बड़ी बेकार